नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जिस टीवी में हूं नेहा शुक्ला लेकर हाजिर हूं आज की अपनी स्ट्रेट टॉक। तो क्या बात है कि कड़े फैसले लेने से मोदी सरकार बार बार चूक रही है। 50% अमेरिकी टैरिफ लागू हो चुका है, लेकिन फैसला किसी भी तरीके का ठोस फैसला कह सकते हैं कि सामने नहीं आ सका है। एक जानकारी जो सामने आई है कि सरकार ने कपास इंपोर्ट ड्यूटी पर जो एग्जेम्पशन थी, जो छूट थी, और इसमें अमेरिकी कपास को भी जो छूट थी उसकी अवधि बढ़ा दी है। और ये जानकारी बहुत बड़ी है कि क्या बात है कि भारत पर अमेरिका टैरिफ लगा रहा है 50% तक। भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ ट्रंप अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके जो ट्रेड एडवाइजर हैं वो यूक्रेन युद्ध को मोदीज वॉर जैसी संज्ञा दे रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से कोई ठोस कदम तो नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन जानकारी मिली है कि अमेरिकी कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई है, जिसका भारत के जो किसान संगठन है, कपास के जो किसान हैं उनकी चिंताओं को लेकर किसान संगठनों ने कहा है कि वो इसका भारी विरोध करते हैं। तो क्या वजह हैं कि मोदी सरकार ये एक किस्म के पॉलिसी पैरालिसिस वाली परिस्थिति में नजर आती है? कुछ सवाल हम रखेंगे अपने दर्शकों के सामने आज और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरेंडर जैसा ना कहा जाए कि आप एक तरफ तो टैरिफ का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी इंपोर्ट को ड्यूटी फ्री भी कर रहे हैं। कड़े फैसलों से चूके कौन करेगा भरपाई? भारत के 5.4 लाख करोड़ के निर्यात पर इसके साथ बड़ी मार पड़ी है और एशिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ ट्रंप का टैरिफ वॉर ही नहीं, जिस तरीके से ट्रंप हमलावर हो रहे हैं, कहा जा सकता है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि एशिया में सबसे बड़े लोकतंत्र को जो है निशाना बनाया जाए। एक किस्म का आप चीन के मुकाबले देख लीजिए तो भारत का जो टैरिफ है ये 16% अधिक है। ये हम कुछ आंकड़े अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की बात की जाए तो इसके मुकाबले भी 31% अधिक भारत पर टैरिफ है। यानी कि भारत के उत्पादों पर तो टैरिफ लगाई है, लेकिन साथ ही साथ ये कोशिश की गई है कि अन्य जो देश हैं उन पर टैरिफ इतनी कम हो ताकि भारतीय उत्पाद जो है मार्केट में सर्वाइव भी ना कर सके। दक्षिण कोरिया के मुकाबले 35% अधिक। और एक जानकारी ये भी है कि भारत में जो बेरोजगारी दर है वो जून के महीने में 5.6% पर रिकॉर्ड हुई थी और अब जब टैरिफ की मार पड़ी है तो ये 7.1% होने की आशंका जताई जा रही है। कपड़ा, ज्वेलरी, सी फूड, चमड़े के उत्पाद, ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से जुड़े होते हैं, यहाँ कहा जाता है कि बहुत बड़ी लाखों की संख्या में रोज़गार ये प्रदान करते हैं, लेकिन अब एक झटके में बेरोजगार हो जाएंगे। जो कंपनियां हैं उनको चिंता है कि भारत की तरफ से, सरकार की तरफ से अभी तक राहत स्वरूप कोई भी एक ठोस फैसला नहीं सामने आ सका है। मांग हो रही है कि आप कहीं ना कहीं जो बैंकों का कर्ज है, जो इंटरेस्ट है, उससे राहत दी जाए। हालांकि सरकार की जो तैयारी है उस पर भी एक नज़र हम अपने दर्शकों क्या चाहेंगे कि 40 देशों के साथ आउटरीच प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। ऑफिशियल कितना है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। जीएसटी में संशोधन की बात आ रही है। 1 साल का मॉरेटोरियम, यानी कि जो कर्ज है और जो इंटरेस्ट है उससे राहत की बात, इस पर विचार हो रहा है। लेकिन सिर्फ विचार और डिस्कशन, क्या इससे ट्रंप के 50% टैरिफ से निपटा जा सकता है? सबसे पहले आइए स्वागत कर लेते हैं हम अपने दर्शकों का और समझने की कोशिश करते हैं कि फैसलों में देरी या फिर चूके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरपाई कौन करेगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर राजेश अग्रवाल, क्रिड यानी कि सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट चंडीगढ़ से, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार सौमित्र रॉय जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत में राजेश जी आपसे ही करना चाहती हूँ। यस मैम। एमएसएमईज कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा झटका, किसी किस्म की तैयारी क्यों नहीं है? आप जैसे लोग जो लगातार इस सेक्टर में काम करते हैं, रिकमेंड करते हैं, मुझे याद आ रहा है कि जनवरी से पहले भी अपनी चुनावी कैंपेनिंग के दौरान भी ट्रंप बार बार टैरिफ 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 की धमकियां दे रहे थे। तो भारत एक तो बहुत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती पर डिपेंडेंट था, लेकिन चलिए वो छोड़ दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉलिसी एक मेकिंग की बात होती है
तो आप कहाँ देख पा रहे हैं एमएसएमईज को, वो कहाँ स्टैंड कर पा रही है इस टैरिफ के आगे? देखिए नेहा जी, मैं आपको बड़ा स्पष्ट शब्दों में ये व्यक्त करना चाहूँगा कि हमारी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज होती हैं, हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं। जी बट सो फार एज इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में हम बात करते हैं, एमएसएमई लार्जली कंप्राइजेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं, जी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो ग्रोथ कभी देखने को नहीं मिला एक्सेप्ट लास्ट ईयर देयर वाज ए ट्रेमेंडस ग्रोथ फ्रॉम 3.6% टू 6 point something. जी I think that growth is there. But whereas this tariff question is concerned, जी Trump, in fact, US is the largest partner in our exports, contributing nearly 18% of exports value जी in बिल्कुल। overall terms, nearing 250 billions. जी So it is not a small amount. And if we reduce our imports from US, we have a net surplus of nearly $50 billion. जी So that is quite a substantial amount. लेकिन जब हम बात करते हैं पॉलिसीज के बारे में कि हमने कभी सोचा ही नहीं, हमारा जीडीपी का अब भी अगर हम देखते हैं लार्जर हिस्सा जो है वो टर्शरी सेक्टर से आ रहा है, जी नीदर प्राइमरी सेक्टर नॉर सेकेंडरी सेक्टर। दोनों सेक्टर इतना कंट्रीब्यूट कभी भी नहीं करते आ रहे हैं जब सिंस इंडिपेंडेंस, जो अब टर्शरी सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया है। इट कंट्रीब्यूट्स नियरली नाउअडेज व्हाट स्टैटिस्टिक्स आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू स्टैटिस्टिक्स, इट इज अबाउट 57%. 57% is the contribution of tertiary sector, which comprises largely of services sector. For example, this transport, railways, other eating places, movie girls, and other things. They are जी all providing services, including insurance and others. Whereas 28% share is provided by manufacturing sector, and the remaining 17%. राजेश जी, मैं थोड़ा सा अनुरोध करती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को हिंदी में थोड़ी सी आसानी होगी उनको समझने में। हाँ जी, तो मैं जी मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में बोलने की, जी क्योंकि बिल्कुल। यूजुअली लार्जली हम काम इंग्लिश में करते हैं। जी जी तो जो भारतीय खेतीबाड़ी का जो क्षेत्र है हमारा, उसमें 17% जो हिस्सा है। जी मैं और मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग, अगर सेक्टर विशेष की बात करूं जिनका ये हवाला दिया जा रहा है कि कपड़ा ले लीजिए, ज्वेलरी ले लीजिए, हाँ सी जी, फूड ले लीजिए, चमड़ा ले लीजिए, तो इन पर ये जो मार पड़ी है टैरिफ की, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं थी कि हमारी एब्सोल्युटली कोई तैयारी नहीं है। जी हमें पता ही नहीं होता कि हम अगले पल में क्या होगा। ट्रम्प टुक बेनिफिट ऑफ दैट, एंड इट मीन, ये आप अगर देखेंगे कोई एक लार्जर नेक्सस भी आपको नजर आएगा ये between China and America and India. They made India as a scapegoat for जी imposing tariffs, uh, because India is progressing a large extent. Employment is rising, Indian economy is showing positive signs, and जी all those type of things. Here, there is a direct intervention through China that Indian exports should be, उस पर ज़्यादा टैरिफ लगाया जाए, जी और एज ए रिजल्ट हमारे ऊपर बर्डन डाला जाए, हमारी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर असर पड़े, हमारी इंडस्ट्रीज के ऊपर असर पड़े, जो हमारा एक्सपोर्ट्स है उसके ऊपर असर पड़े, तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका रहेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है भारत की तैयारी ना होने का फ़ायदा ट्रंप उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये अलग बात है कि ट्रंप को भी इसका फ़ायदा शायद ही हो। लेकिन और ये जी आप खाली भारत की बात मत कीजिए और अमेरिका की बात मत कीजिए, ये ग्लोबल नेक्सस है। जी एनी ग्रोइंग इकोनॉमी, हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है, और इस नेक्सस को आप देखिए, एक एंगल से मत देखिए सीधा अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस में मत देखिए, इसमें चाइना का बहुत सब्सटेंशियल रोल है, जी क्योंकि चाइनीज एक्सपोर्ट्स के ऊपर असर पड़ रहा था इंडियन एक्सपोर्ट्स का डायरेक्टली। तो एज ए रिजल्ट चाइनीज एक्सपोर्ट 16% कम है एज कंपेयर टू टैरिफ इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर। तो दैट इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन कि आप क्या हम अभी हम चाइना से भी ज्यादा टैरिफ देने के लिए तैयार हैं ऑन जी आवर एक्सपोर्ट्स? दैट तो इज द क्या क्वेश्चन। स्ट्रैटेजी, ये जिस नेक्सस की आप बात कर रहे हैं, उस साजिश को, उस स्ट्रैटेजी को भारत के जो नेगोशिएटर्स हैं वो समझ नहीं पाए, ये आपका इशारा है? एक ब्रेक लूंगी मैं, हमारे साथ सौमित्र जी और मुकुल जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझेंगे कि अब ये जो 50% का टैरिफ लागू हो चुका है और साथ ही साथ जो अमेरिकी कपास पर इम्पोर्ट ड्यूटी में छूट दे दी गई है, भारत सरकार के ये फैसले जो हैं वो ट्रंप की मनमानी को रोकते हुए नजर आते हैं क्या? एक ब्रेक के बाद लौटेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फिर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सीधे सौमित्र रॉय के पास लेकर चलेंगे दर्शकों को। सौमित्र सर, मैं नेक्सस की बात नहीं, मैं इंडियन प्रिपेयर्डनेस की बात करूंगी
भारत की सरकार कतई तैयार नज़र नहीं आती है ट्रंप के ये टैरिफ वॉर के बीच। वेपनाइज कर रहे हैं वो टैरिफ को, भारत खुद भी ये बात कह रहा है, लेकिन फिर उस पनिशमेंट का किसी तरीके का माकूल जवाब नहीं दिया जा रहा है। बल्कि अभी तो सरप्राइजिंगली अमेरिकी कपास को जो एग्जम्पशन मिल गई है आयात शुल्क पर, ये सीधे सीधे उस बात को झुठलाता है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो किसानों के हित के लिए जो है अगर व्यक्तिगत कुर्बानी भी देनी पड़े तो भी वो देने को तैयार हैं। लेकिन अभी ये जानकारी सामने आती है तो कितनी शॉकिंग है। क्या आप भी शॉक्ड हो गए ये देखकर, या फिर आपको ये अंदेशा था कि ट्रंप अपनी मनमानी भारत से करवा लेंगे, जो कि होने लगा है और ये सामने आ रहा है कपास को मिली इंपोर्ट ड्यूटी से छूट? जी देखिए नेहा जी, ये पहले से ही एक तरह से मालूम था बहुत सारे लोगों को कि इस तरीके का एग्जेम्पशन होगा। और लेकिन मैं जो दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूँ कि जी एक जो यूएस के जो ट्रेड नेगोशिएटर हैं और साथ में ट्रम्प के ट्रेड एडवाइज़र भी हैं पीटर नवारो, उन्होंने जो बात कही है वो बहुत काबिले गौर है। एक तो उन्होंने ये कहा कल कि भाई अगर रशिया से तेल खरीदना अगर बंद कर देता है भारत, तो हम 25% जो एडिशनल टैरिफ लगाया है उसको हम कम कर सकते हैं। दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि ये जो पूरा फाइनेंसिंग हुआ है यूक्रेन को लेकर, उसमें भारत का बहुत बड़ा रोल है। एक तरह से भारत ने ही ये वॉर लड़ाई की है। तो भारत पर एक ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपने यूक्रेन वॉर को सपोर्ट किया, फंड किया। जी देखिए, मार्च से ये बातचीत चल रही थी ट्रेड नेगोशिएशन को लेकर, ट्रेड डील को लेकर 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। अब भारत ये कह रहा है कि हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे अपने किसानों, अपने एमएसएमईज के लिए। अब ये जो बात है, ये बात अभी कहने की बात है या फिर वो ट्रेड टॉक्स के टेबल पे बात कहने की बात है? तो अब अगर ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो रशियन जो यूएस कॉटन है उस पर एग्जेम्पशन भी कर दिया उन्होंने, जिसके कारण से यूएस कॉटन सस्ता हो गया। तो फिर किसानों पर मार तो पड़ेगी, भले ही सितंबर तक हुआ है तो अब किसानों पे मार तो पड़ेगी। नहीं, अभी ये जानकारी है सौमित्र सर, दिसंबर तक बढ़ा दी गई है छूट। अच्छा, तो नेहा जी, मैं जो बात कह रहा था, मैं राजेश जी की बात को ही थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा रहा था कि हमारी कोई तैयारी नहीं है। शायद हम यूएस पे हम मान चुके थे कि अब की बार ट्रम्प सरकार है तो बस हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे और हमको सस्ते में हम अपना प्रोडक्ट जो है वो यूएस में बेचेंगे और साथ में हम जो है अमेरिका के साथ में मिलके हम चाइना को हरा देंगे। प्रॉब्लम क्या है कि देखिए 2018 में जब एससीओ की बातचीत चल रही थी, वो बातचीत एक तरह से नए बाजार को लेकर थी। अमेरिका को एक तरह से काउंटर करने की बात थी, डी डॉलराइजेशन की बात थी, लेकिन हम बातचीत में से बीच में से निकल गए। ब्राजील वहां पर था। आज अगर आप देखें तो ब्राजील पे भी वही 50% टैक्स लगा हुआ है, जो टैरिफ है वो लगा हुआ है जो हमारे ऊपर है। लेकिन जो इम्पैक्ट की बात है तो वो ब्राजील का जो पूरा प्रोडक्ट लाइन है उसको अगर हम देखें तो बहुत कम इम्पैक्ट उसमें से होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो हमारे जो कैपिटल गुड्स हैं, जो हमारा सी फूड्स का पूरा गुड है, उसके अलावा जो हमारा ये टेक्सटाइल का मामला है, जो जेम्स एंड ज्वेलरी का मामला है, आप सोचिए कि हम अपने बजट का 24% काफी बड़ी बात होती है। बजट का 24% जो है वो पूरा का पूरा यूएस के ट्रेड के बराबर है। लगभग 3 लाख करोड़ का हमारा पूरा ट्रेड सरप्लस है जी। और वहां पर हमारी अगर कोई तैयारी नहीं होगी, हम इस तरीके से नए बाजार की तरफ नहीं देखेंगे, हम अपने प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेंगे, हम एक तरह से आइसोलेशन में रहेंगे। अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें, जो आपने भी कहा कि साउथ एशियन कंट्रीज पे बहुत कम टैरिफ लगा हुआ है जी। लेकिन क्या हमारा प्रोडक्ट वहां पे जाके कम्पीट करेगा? क्योंकि अब हो ये रहा है कि अब हमारे पास में चिंता आ गई है, क्योंकि मुश्किल हमारे सिर के ऊपर खड़ी हुई है। 4.5 करोड़ जो टेक्सटाइल सेक्टर में जो लोग एम्प्लॉयड हैं,
उन पर नौकरी का या रोजगार का खतरा पैदा हो गया है। और इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 65% से ज्यादा हिस्सा एमएसएमई का है। बिल्कुल। अब हम कैसे निपटेंगे? तो मेजर बात वहां पे ये आती है। जी जी, मुकुल जी से समझना चाहेंगे। मुकुल जी, आप जिस प्रदेश में हैं वहाँ पर चमड़ा हो या फिर कपड़ा हो, ये इंडस्ट्री है वहाँ पर मौजूद है, किस तरीके की चिंताएं आप देख पा रहे हैं? रोज़गार संबंधित या कारोबारी बैंक के कर्जे संबंधित उम्मीदें पाले हुए हैं कि शायद सरकार किसी किस्म की राहत दे दे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुगबुगाहट नहीं हो रही है। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई आश्वासन आ सका है? देखिए, अभी पहले तो सभी दर्शकों और सभी को मेरे को पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, अभी 15 मिनट पहले मैंने, जब कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैंने शासन में बात की, तो पता चला अभी तक कोई ऐसी ना बैठक हुई है, ना डिपार्टमेंट में कोई हलचल है, कुछ नहीं है। बात करते हैं कि यहाँ के एक्सपोर्टर्स की, तो कानपुर है, आगरा है, सहारनपुर है, और हम भदोही को भूल जाते हैं जो कालीन का एक बहुत बड़ा उत्पादक है, और वहां पे बहुत लंबे समय में अनस्किल्ड लेबर है, वो काम करती है जी। वहां पे जब बात की तो 2-3 जो बड़े एक्सपोर्टर है वो कह रहे हैं कि मेरे पास माल भरा रखा है, कुछ माल मेरा ऑन द वे है। आप ये बताइए कि कल से अगर चला और वो मान लीजिए मिडवे है, वहां जाते जाते वो अगर ठोक देते हैं टैरिफ, तो होगा क्या? क्या वो उसको वापस मंगवा पाएंगे या उसको वहीं डंप करवा देंगे? ऐसी एक नहीं, कई इंडस्ट्रीज की ऐसी बात है, चाहे वो आप कानपुर का बेल्ट है और जैकेट्स है, आप आगरा का शूज का लीजिए, बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, उनके यहाँ प्रोडक्शन इतना हो रहा था कि वो 24 आवर, कई लोग ऐसे थे कि जो काम अपना मिल फैक्ट्री चला रहे थे जी। उन्होंने कहा हम लोग ने थोड़ा इसमें वो ब्रेकअप कर दिया, अब हम लोग 6 घंटे 8 घंटे के ब्रेक पे आ गए जी। ये समझिए कि वो जो लेबर, अगर मान लीजिए आपके 3 शिफ्ट में काम चल रहा था, 2 शिफ्ट में काम चल रहा था, तो वो शिफ्ट उन्होंने कम कर दिए। तो जाहिर बात है, जो अभी जैसे पहले उन्होंने बताया कि ये सबसे बड़ी मार इस पे पड़ेगी, तैयारी पहले से नहीं थी, ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल था, है और आगे भी रहेगा। आप श्योर हो नहीं सकते। आपने बड़ी अच्छी, मैं केंद्र सरकार पे कह रहा हूँ, यूपी सरकार तो अभी कुछ नहीं कर रही जी। यूपी सरकार का मामला ये फंसा है कि आपके जो स्किल डेवलपमेंट है, जब तक आप चाइना से आप 1 to 1 नहीं होंगे, आज की डेट में चाइना आपको बहुत फायदा है जी, वियतनाम को फायदा हो रहा है, ऐसे कई कंट्रीज है, यूके को स्टील में फायदा होगा जी। डिफरेंट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, तो भारत की हमारी तैयारी क्या थी? आपने स्वदेशी अपनाए स्किल डेवलपमेंट आपने छोटे छोटे सेंटर बनाए थे, मोदी जी ने, याद होगा जी। बिल्कुल में बने थे, हम लोगों ने यहाँ पे रिपोर्टिंग की थी कि उसमें सिवाय घपले के कुछ नहीं हुआ। सेंटर बने नहीं, लोग आए, उनके मतलब लोग क्या है, लोगों के नाम लिखे गए, उनके नाम से पेमेंट ले ली गई, काम खत्म, सेंटर खत्म हो गया जी। तो अगर ऐसी तैयारी अगर आपको करनी है, जीएसटी ने मार दिया, कितने जो स्टार्टअप थे बंद हो गए जीएसटी के बाद। तो भारत में तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ जब कोई, जिसे कहते हैं बाबू वाला जो कानून होता है, वो फाइलों में रहता है, वो जमीन पे नजर नहीं आता। जबकि चाइना में ये है कि वो पहले जमीन पे उतारते, वो फाइल वर्क तो उनका पहले ही हो जाता है। तो ये सब दिक्कतें हैं, और खुद बोल चुके हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार ज्यादा है, खासकर अब तो और ज्यादा हो गया। लोग कहते हैं सख्ती है तो पैसा भी ज्यादा दो। तो ये जब आप कोई उद्योग लगाने जाइए, तो पूरा डिपार्टमेंट आपको एकदम बिल्कुल देखेगा कि कोई धरना कोई उठाए, इसको चूज लो। जमीन की सत्यता ये है कि परेशान है, और इससे अब बेरोजगारी बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली। जीडीपी तो डाउन होगी 0.9% के आसपास, जो बता बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा से ये हम समझ पा रहे हैं कि एक तरह की कॉन्टिन्यूएशन तो दिख रही, निरंतरता कह सकते हैं कि पहले नोटबंदी, उसके बाद से कोविड, फिर जीएसटी के जो मनमाने दर हैं, और अब उसके बाद जो ट्रंप का टैरिफ है, इसने लगातार निरंतर तरीके से भारत के एमएसएमईज यानी कि जो छोटे और मध्यम किस्म के कारोबार हैं, उद्योग है, उनको नुकसान पहुंचाया। और इस तमाम विपरीत परिस्थितियों में मोदी सरकार की जो पॉलिसी है वो सवालों के घेरे में आती है कि आखिर सरकार की तैयारियां या फिर जो नीति निर्धारक हैं वो किस तरीके से जो है
आम इंसान या फिर पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को राहत पहुंचाने की कोशिश करता नजर आता है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। फिर से स्वागत करते हैं सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे चलते हैं डॉक्टर राजेश जी के पास। डॉक्टर राजेश जी, मैं रोज़गार की बात करना चाहती हूँ। रोज़गार पर सवाल तो है ही। अब तक हमने देखा कि रोज़गार को लेकर कुछ खास नहीं किया जा सका है, लेकिन जिन सेक्टर्स पर टैरिफ की मार पड़ रही है वहाँ पर जो काम करने वाले हैं वो इस स्किल के कामगार हैं, जो शायद जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है या फिर उस स्तर का जो सेक्टर है जो जिनकी अच्छी खासी मोटी सैलरी होती है, वेतन होता है, उस पर मैं बाद में आऊँगी। लेकिन मैं पहले जो लघु और मध्यम उद्योगों में काम करने वाले लोग होते हैं, इनकी एक बड़ी संख्या है भारत में। फिर आप इस रोज़गार को कैसे देखते हैं, इस बेरोज़गारी को कैसे देखते हैं? और फिर H1B वीज़ा, इसको भी तो स्कैम बता रहे हैं डिसेंटिस, यानी कि भारत के रोज़गार पर इधर से भी डाका और उधर से भी डाका। अमेरिका की तरफ से ये नहीं कहा जा सकता कि अगर आप अभी वर्तमान परिस्थिति के लिए तैयार नहीं हो सके हैं तो आगे जो है उस बात का कोई डर नहीं है कि आपके जो सर्विस सेक्टर है उस पर किसी तरीके की तलवार नहीं लटक रही है। जी नेहा जी, थैंक यू वेरी मच। दिस इज अ वेरी, ये बहुत ही एक जरूरी प्रश्न आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया है और ये बहुत ही अहम एक मुद्दा है कि रोजगार के ऊपर क्या असर होगा। अगर आप देखते हैं, बिसाइड्स दीज इंडस्ट्रीज विच आर डायरेक्टली अफेक्ट हो रही हैं हमारे निर्यात के प्रोग्राम में, और इनके ऊपर डायरेक्ट असर होगा क्योंकि जब एक्सपोर्ट नहीं होगा तो रोजगार के ऊपर असर आना जरूरी है और इनफैक्ट वो आएगा ही आएगा। मुकुल जी ने भी बताया, जैसे उनके इंडस्ट्रियलिस्ट से बात हुई। और मैं बिफोर दैट आई विल लाइक टू रेज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन जो मुकुल जी रेज कर रहे हैं, जो सुमित्रा जी रेज कर रहे हैं जी, उस ऊपर एक क्वेश्चन हो रहा है कि क्या हम अपने कंपैरेटिव एडवांटेज लेने के लिए हमने कोई कोशिश की कभी भी, किसी तरह से भी हम अपने एडवांटेज वो थोड़ा मेरे दर्शकों के लिए थोड़ा सा बताएं, क्या कंपैरेटिव एडवांटेजेस भारत के पास है? अगर मैं अपना कोई पीरियड याद करता हूं, जब मैं एमए कर रहा था और 88 की बात है, 86 टू 88 जी, हम किताब खरीदने जाते थे, वो यूएस डॉलर में होती थी। उसका प्राइस होता था 8 रुपए समथिंग एक यूएस डॉलर का प्राइस था। आज वो प्राइस 88 रुपीज है। क्या हमने अपनी करेंसी को कभी कंपैरेटिव एडवांटेज लेने की कोशिश की? हम उसको हमेशा डिफ्लेट ही करते रहे ऑलवेज। जबकि अगर हम दूसरे कंट्रीज को देखते, नेबरिंग कंट्रीज लाइक थाई बात आज से 7 साल पहले 1 रुपये 63 पैसे का था, 2 रुपये 75 पैसे का। चाइना का युआन 8 रुपये का था, आज 12 रुपये 50 पैसे का है। आप देखिए कि बाकी सभी करेंसी अपना एडवांटेज बढ़ा रही है और दे आर गेटिंग डबल एडवांटेज, जबकि हम अपना वो वाला एडवांटेज भी खो रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं है। पॉलिटिकल विल कहीं पे नहीं है कि हम अपने रुपये को स्ट्रॉन्ग करना है जी। एज ए रिजल्ट हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, लोगों का ब्लैक मनी कभी बाहर नहीं आया ना आएगा। दैट इज द लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू। और उसका असर क्या होता है? उसका असर होता है हमारी प्रोडक्शन के ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर, जो लार्जर इम्पैक्ट करती है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। और एज ए रिजल्ट हम वो उस तरह से कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं ले पाते विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जी। देखिए एक्सपोर्ट का क्या है, एक्सपोर्ट तो आदमी तो ही करेगा ना जब उसको फायदा है, अदरवाइज वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा। आपका प्राइस कम मिल रहा है तो आदमी खरीदेगा, अगर प्राइस ज्यादा है तो आदमी नहीं खरीदेगा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही पते की बात कही। और मैं सौमित्र राय की रही जहाँ की रोजगार की बात की आप बात कर रहे हैं, आपको क्या पता है कल ट्रंप के दिमाग में क्या आएगा? कल को वो आईटी सेक्टर के ऊपर, सर्विसिंग के ऊपर कोई भी टैरिफ लगा दे। आपका लार्जर जो सेक्टर है दैट इज आईटी सेक्टर, यूजुअली दे आर सर्विंग इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस। बिल्कुल, कल को क्या ऐसे कोई सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगता है, फार्मा के ऊपर टैक्स लग जाता है, सेमीकंडक्टर्स पे टैक्स लग जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपके जो उन्होंने नहीं इंक्लूड किए 4 चीजें, अगर उन पे भी टैरिफ लगेगा तो हमारा और भी बुरा हाल होने का है। और हम कोई भी कंपैरेटिव एडवांटेज की उसमें नहीं रहेंगे कि किसी तरह से हम उसकी अपनी सीमा का फायदा उठा पाए। बिल्कुल बिल्कुल, राजेश जी ने जो बात कही कि रुपी
का वीक लगातार वीक पड़ना कहीं ना कहीं भारतीय इकोनॉमी की जो मौजूदा विपरीत परिस्थितियां हैं उससे निपट पाने में, उसके समाधान में भारत की स्थिति को और कमज़ोर बना रही है। लेकिन रूपी को लेकर सौमित्र सर, स्कॉट बेसेंट ने एक बहुत ही ऐसी टिप्पणी की है, मजाकिया लहजे में कहा है कि रूपी में ट्रेड होने पर उनको हंसी आती है, लेकिन बात अलग है कि यूएस डॉलर भी कमज़ोर पड़ा है। उनको ये भी नज़र में रखना चाहिए कि सिर्फ इंडियन रुपी ही नहीं, डिक्लाइन यूएस डॉलर का भी हुआ। खैर यूएस के चिंताओं से नहीं, मुझे तो भारत की चिंताओं पर ये बातचीत अपने दर्शकों तक पहुंचानी है। सौमित्र सर, क्या वाकई अगर सरकार ने रुपी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की होती तो चीन को भी हम लोहा दे सकते थे, टक्कर ले सकते थे और यूएस के साथ इस परिस्थिति में निपट ही सकते थे? सौमित्र सर, एक जो नेक्सस की बात हो रही है कि चीन के साथ मिलकर अमेरिका ये कर रहा है, तो अगर ऐसा है तो हम तो उस साजिश में बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं जैसा अमेरिका चाहता है या फिर चीन चाहता है। जी नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो पूरा ब्रिक्स का कंसेप्ट है, जो ब्रिक्स की आधारभूत जो परिकल्पना है, साथ में एससीओ का मामला है जिसमें अभी 31 को प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है वो जाके शी जिनपिंग से मिलेंगे। तो ये जो परिकल्पनाएं हैं, एक ग्लोबल साउथ की परिकल्पना है। ये सारी परिकल्पनाएं, चाहे वो बीआरआई की बात करें, ये सारी जो परिकल्पनाएं हैं, हाइपोथेसिस है, वो यूएस के खिलाफ है। तो मैं ये नहीं मानता कि यूएस और चाइना के बीच में कोई नेक्सस है इस मामले में। बट वाई चाइना के साथ तो ट्रम्प कह रहे हैं लगातार हमें अच्छे संबंध चाहिए और चाइना को जो है टैरिफ से भी राहत मिली हुई है, जबकि चाइना ही सबसे बड़ा बायर है रशियन ऑयल का। देखिए, बात तो ये भी है जो बैकडोर से चल रही है कि यूएस और रशिया के बीच में ऑयल परचेसिंग के लिए बातचीत चल रही है। एक तरफ वो भारत के ऊपर वो टैरिफ डाल रहे हैं, फिर बैक चैनल से रशियन ऑयल की भी बात कर रहे हैं। सिमिलरली यूरोप जो है पूरा का पूरा रशियन गैस पे डिपेंड है। तो ये जो पूरा जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि भाई इंडिया ही कसूरवार है, बेसिकली ये प्रेशर एक टैक्टिक्स है। लेकिन जो मेरा जो मानना है कि एक तो यूएस का जो डॉलर है वो 15% ड्रॉप हुआ है। अगर आप पिछले एक साल का पूरा रिकॉर्ड देखें तो 15% ड्रॉप हुआ है। हमारा जो रुपया है वो अभी 88 पे है। और स्कॉट बेसेंट जो वो बात कह रहे हैं कि डी डॉलराइजेशन के नाम पे अगर भारत अगर अपने करेंसी पे पूरा व्यापार करता है रशिया के साथ में या चाइना के साथ में, तो मैं ये बात कहूँगा, जो राजेश जी ने भी यही बात कही कि हमने अपने रुपए को मजबूत करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। देखिए, ये कोविड दौर की बात है, जब भारत जो है जब रूस से तेल खरीदने के लिए गया और उसने कहा कि हम रुपए में पेमेंट करेंगे, तो रशिया को कुछ तेल उन्होंने वो खरीदा और रुपए में पेमेंट किया। वो रुपया का जो पेमेंट है वो रशिया के पास में लंबे समय तक पड़ा रहा, क्योंकि रुपए को लेने वाला कोई था ही नहीं जी। तो मेरा जो कहना है, राजेश जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि हमने अपने करेंसी को कभी मजबूत करने की कोशिश नहीं की। अगर हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं और मेक इन इंडिया को अगर हम सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो उसके साथ में स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए था। हमारा जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबल लेवल पे एक कम्पिटिटिव होना चाहिए था, जो आज नहीं है। अगर हम देखें इस टैरिफ के बाद में कि हमारे पास में क्या ऑप्शन बचते हैं, तो आप देखेंगे कि वियतनाम हमसे आगे है, इवन बांग्लादेश हमसे आगे है, जो हमसे कॉटन लेके यूएस में जीन्स बेचता है। बिल्कुल। तो हमसे आगे है ही है। तो मेरा बस इतना कहना है कि अब भारत को सबसे पहले एक इंसेंटिव पैकेज की घोषणा करनी चाहिए, एक स्टिमुलस की घोषणा करनी चाहिए। और जैसे कि ब्राजील ने किया है, एक सॉवरेन ब्राजील के नाम से पूरा एक उन्होंने रोड मैप और प्लान बना के दिया है, जिसमें वो गारंटी दे रहे हैं कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं, जिनका प्रोडक्ट अभी खरीद नहीं रहे हैं और जो इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, तो सरकार उसको खरीदेगी। बिल्कुल। तो इस तरीके का कुछ एक क्रेडिट लाइन या लेकिन सौमित्र सर, शायद आप उम्मीद से ज़्यादा मांग रहे हैं। एक वो ऐसी सरकार से मांग रहे हैं जिसने 50% टैरिफ लागू हो गया, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की, ना ही वित्त मंत्री सामने आती है, ना ही भारत का विदेश मंत्रालय सामने आता है। तो फिर आप उम्मीद लगा रहे हैं कि कोई किसी करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, अगर मैं सिर्फ एक जो हमारा प्रोडक्ट है जो यूएस में ब्लॉक हो रहा है या टैरिफ की मार पड़ रही, वो है श्रिम्प।
तो झींगे का जो पूरा निर्यात है यूएस को, अगर वो ठप होता है तो अकेले आंध्र प्रदेश को 1.4 बिलियन डॉलर का झटका लगेगा। और चंद्रबाबू नायडू जो सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इतनी बड़ी मार उनके स्टेट को पड़ जाए। जी, तो भारत लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में जो है सहमति की बात हो रही है, ये सब मुद्दे कितने हावी होंगे ये देखने वाली बात है। एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव, माफ कीजिएगा, अपने दर्शकों से मैं कह रही हूँ, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर ये बातचीत हो रही है। तो किन मुद्दों का असर नायडू पर पड़ेगा जब वो एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे या फिर जो उनके सांसद हैं उनको वोट देने के लिए एकमत होंगे। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत करते हैं सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और दर्शकों को मुकुल जी के पास लेकर चलते हैं। मुकुल जी, सौमित्र सर ने कहा कि क्या क्या किया जाना चाहिए। ब्राज़ील की सरकार की तर्ज पर भारत को भी जो है एक ब्रॉड पैकेज जो है कॉम्पनसेट करके या फिर जिस तरीके से भी बैंक के लोन से राहत दी जा सके या फिर कोई कैप जो है मिल सके। लेकिन इसके बीच भारत की सरकार जो कर रही है कि इम्पोर्ट ड्यूटी में राहत दे रही है, ये कहकर कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इससे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये इम्पोर्ट ड्यूटी में राहत तो ऐसा लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग ना रुके या फिर सस्ती मैन्युफैक्चरिंग होती रहे, लेकिन सवाल तो बेचने का है, बिकेगा कहाँ? तो ये ऐसा लग रहा है कि समस्या कहीं, जख्म कहीं और है, बीमारी कहीं और है और दवा कहीं और लगाई जा रही है। बिल्कुल नेहा जी, अभी तक देखिए, जो आज तक की बात करें तो अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं आई है कि या कोई इन्होंने ऐसा निर्णय लिया हो जिससे कहीं कोई राहत की किसी भी सेक्टर में कोई खबर और खुशी मनाई जा सके या राहत की सांस ली जा सके। क्योंकि खुशी का कोई मतलब ही नहीं। जब आपके पास स्टॉक रखा हुआ है तो आप उसको फिर क्लियरेंस आपकी, या तो आप कह रहे हैं कंट्री में बेचिए, आप कंट्री में अपना करिए, तो खुद खाइए, खुद कमाइए, खुद उगाइए। ये हो नहीं सकता, क्योंकि बिना आप एक्सपोर्ट के आप किसी भी कंट्री का डॉलर मिलेगा कहां से आपको? आप रशिया पे डिपेंडेंट हो जाए किसी। लेकिन यहाँ पे एक चीज मेरे दिमाग में है कि देखिए, जब भारत अगर अमेरिका इस तरह से टैक्स लगा रहा है तो चाइना भी तो फिर उसका लुत्फ उठाएगा कि दबाव में तो भारत है, हम जो चाहे वो करा सकते हैं। बिल्कुल जी मुकुल जी, मोदी जी कैसे लेते हैं। साथ में आपको याद होगा, एक साल पहले तक इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन की स्कीम चलती थी। इसके तहत जो एक्सपोर्टर थे उनको जो कर्ज लिया जाता था उसमें छोटे मझोले में ब्याज की जो दर थी वो 5 to 7% छूट दे दी जाती थी। ये इन्होंने बंद कर दिया। तो कायदे से तो अभी इस टाइम बिल्कुल ठीक राइट टाइम है, इसको तो स्टार्ट करना चाहिए। और ये सब बड़े उद्योगों, बड़े जो एक्सपोर्टर है उनके साथ 5,000 करोड़ के बजट को बढ़ा के 2,500 करोड़ का, सॉरी 2.5 को बजा के कम से कम 15,000 करोड़ करना चाहिए आज की डेट में जी। तो एटलीस्ट कहीं से उनको एक सांस तो मिलेगी। वरना तो यहाँ पे तो नौकरियों का ये, अगर आप सारे सेक्टर जोड़ लीजिए तो मुझे लगता है 20 लाख नौकरियां खतरे में आ जाएंगी। अगर आप भदोही के छोटे छोटे उद्योगों से लेके आप गुजरात के हीरा से लेके आप चमड़ा उद्योग तक जाए तो मतलब लाखों लोगों की रोजी रोटी पे संकट आने वाला है। तो ये छोटा मोटा मामला नहीं है। लेकिन सरकार देखिए अब आगे क्या करती है, क्योंकि जो उनके हमारी समझ से जो उनका सलाहकार है, और मोदी जी तो निर्णय नहीं लेंगे मुझे मालूम है, वो कहीं ना कहीं अपने जो उनके स्पेशलिस्ट हैं उन्हीं से निर्णय लेंगे। फिर देखिए क्या होता है, निर्णय अच्छा होता है। और अभी तो एक ये भी आया है कि 2038 तक हम सुपर पावर बन जाएंगे। तो बाहर की बातें और लंबी बातें भविष्य की ना करते हुए तत्काल आप क्या राहत देते, सरकार को इस बात की घोषणा करनी चाहिए और तुरंत निर्णय लेना चाहिए। जी बिल्कुल, तत्काल राहत तो नजर नहीं आती है। लेकिन राजेश जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ तत्काल राहत के लिए। जी मैं सुन रहा हूँ, सभी डिस्कशन काफी अच्छा चल रहा है। एक मेरे को बात बताइए कि एवेन्यू की बात करते हैं हम, अल्टरनेटिव एवेन्यू फाइंड आउट करेंगे। We will go to Russia, we will go to Brazil, we will go to, बट अगर हम इन सब चीजों की बात करते हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं, ये ओवरनाइट नहीं हो सकता है। इसके लिए टाइम चाहिए, एफर्ट चाहिए और एक कंसिस्टेंसी। तो जले पर तुरंत मरहम पट्टी कैसे होगी राजेश जी? इसके लिए इमीडिएटली, जैसा कि अभी बात हुआ है कि एक पैकेज तो इंट्रोड्यूस करना ही चाहिए।
लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल जीरो भी कर सकते हैं हम। यूएस की तरफ जितने इंपोर्ट्स हैं उसमें अगर हम जीरो इंपोर्ट ड्यूटी कर दें फॉर द टाइम भी, तो हम काफी हद तक कंपनसेट कर पाएंगे, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी आई डोंट नो व्हाट इज द रेट इंपोर्ट ड्यूटी का कितना है अभी। तो राजेश जी, आप इसका मतलब सरकार ने ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन के इंपोर्ट ड्यूटी से एग्जेम्पशन दे दी है, ये जो 11% की जो ड्यूटी हटा दी है, तो आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं? दिस इज अ गुड आइडिया। आप सपोर्ट करते हैं? जेम्स के ऊपर करिए, ज्वेलरी के ऊपर करिए, थोड़ा इंपोर्ट ड्यूटी कम कीजिए ना। एक्चुअली हम टैक्सेस बहुत देने के आदी हैं सभी लोग। अगर आप देखते हैं कि मिडिल क्लास से बात करते हैं तो मिडिल क्लास तो टैक्स ही टैक्स दे रहा है, चाहे वो इनकम टैक्स के रूप में 30%, फिर वो जीएसटी 17% देता है, आपको 18% देता है, 28% भी दे रहा था। कुछ भी खाओ, इंश्योरेंस कराओ, हम लोग टैक्स देने के बड़े आदी हैं। तो हमें वो सरकार को चाहिए कि एक पैकेज ऐसा लाए जिसमें टैक्सेस कम हो, लोगों की कंजम्पशन पैटर्न बढ़े। इसी के साथ मैं आपसे जीएसटी पर कमेंट लेना चाहती हूँ राजेश जी, जगह एक्सपोर्ट कर सके चीजों को। ठीक है, आपने वो एक बात यहाँ पर मेरे मन में जिज्ञासा आई है सामने। तो जब आप कहते हैं कि टैक्सेस देने, नेहा जी मैं थोड़ा सा राजेश जी से पूछना चाहूंगा कि एक हिमाचल में एक अमेरिकन एप्पल आता है, मैं हिमाचल से ही हूँ, तो एक अमेरिकन एप्पल आता है। लास्ट ईयर जो है उस पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो इतनी कम हो गई कि यहाँ के किसानों को, जो एप्पल के जो पैदावार करते हैं, बागवान हैं, उनको अपना एप्पल बेचने में काफ़ी दिक्कत हुई। उनका एप्पल नहीं बिका, उनको नुकसान हुआ। तो अगर आप कह रहे हैं कि सारी इंपोर्ट ड्यूटी अगर जीरो कर दें तो हमारे किसानों का, हमारे जो उत्पादक है उनका क्या होगा? क्योंकि उनके ऊपर तो 50% वहाँ जाके जो डेस्टिनेशन है यूएस, वहाँ तो 50% ऊपर लगेगा। ठीक है, उत्तर जी राजेश जी उत्तर दें। आई थिंक इंपोर्ट ड्यूटी की मैं बात नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था जो व्हाटएवर गवर्नमेंट इज अर्निंग थ्रू एक्सपोर्ट्स, वो मेरे मुंह से गलत निकल गया वर्ड, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो आप ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि तमाम जो इंपोर्ट है उससे ड्यूटी हटाई जाए। लेकिन मैं जीएसटी, जब आप टैक्स की बात करते हैं, राजेश जी जब आप टैक्स की बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, आप मानेंगे कि जीएसटी ने बहुत परेशान किया इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग और खास करके जो स्मॉल एंड मिडिल इंडस्ट्रीज है उसको? मैडम, करप्शन बढ़ा है। मैं मोटी सी बात कहूँगा, जीएसटी आप जितना ज़्यादा करते हैं उतना करप्शन बढ़ता है, उतनी ट्रांजेक्शन्स कैश में होती हैं और आपको पता भी नहीं लगता है, लोग वाइट को ब्लैक बना के दे रहे हैं। दैट इज द टाइप ऑफ थिंग। आप किसी मैरिज बैंकेट हॉल में जाइए, 10 लाख रुपए का बैंकेट हॉल मिलता है, आपको 2 लाख रुपए का बिलिंग मिलता है, 8 लाख रुपया ब्लैक में जा रहा है। तो जीएसटी का नुकसान ही होता है अगर जितना ज्यादा करते हो आप। तो अब ये जो 5% और 18% की बात हो रही है, यू अग्री कि ये वाला जो डिसीजन है भारत सरकार का जीएसटी रेट्स में कटौती का, वो सही है? इससे फायदा होगा? दैट इज अ गुड थिंग। एटलीस्ट तो उनको थोड़ा वाइजनेस आया है, दिमाग थोड़ा तो काम किया है कि 4 स्लैब से 2 स्लैब करो। लेकिन वो अभी भी वो 40% वाला जो स्लैब है वो एक उन्होंने रखा हुआ है कि 40% के अंदर क्या डालेंगे क्या नहीं डालेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी ए हवा सॉर्ट ऑफ थिंग कि पता नहीं क्या चीज आ जाए 40% में, तो आपको नियरली यू विल बी पेइंग 40% ऑफ व्हाटएवर यू कंज्यूम ऑन दैट। जी, एक लाइन में रुपी स्ट्रेंथन को लेकर भी आपसे समझना चाहूँगी और दर्शकों तक भी पहुँचाना चाहूँगी। इमीडिएट वो क्या फैसला लिया जाना चाहिए जिससे कि लगे कि भारत सरकार रुपए को मजबूती देने में जुटी हुई है? मैम, इसके लिए हमें अपने रिसोर्सेज को पूल अप करना पड़ेगा, हमें ब्लैक मनी को लाना पड़ेगा दोबारा वापस, क्योंकि जो हमारी पैरेलल इकोनॉमी है जब तक वो चलती रहेगी हम कुछ नहीं कर पाएंगे जी। जब तक पैरेलल इकोनॉमी को हम कंट्रोल नहीं करते हैं, अगर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपका रुपी स्ट्रेंथन होना कहीं ना कहीं पे वो एक ऑब्स्टेकल ही रहेगा जी लार्जर फ्रेमवर्क के अंदर। तो बातें तो बहुत हुई 11 सालों में, नोटबंदी की, लेकिन हम नहीं लेके आ पाए। हम तो ब्लैक मनी नहीं लाए, इनफैक्ट हमारा जो मनी सप्लाई, जो हमारा कलेक्शन हुआ, दैट वाज मच मोर देन व्हाट वाज इन सर्कुलेशन। जो बैंकों ने कलेक्ट किया वो ज्यादा था जितना सर्कुलेशन में था। तो आई डोंट नो क्या हुआ है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी राजेश जी, आपका भी, मुकुल सर आपका भी और सौमित्र सर आपका भी।
आपने समय दिया और स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि 50% टैरिफ अमेरिका की तरफ से लागू हो चुका है। भारत की जो तैयारियां दिख रही हैं कि 40 देशों के साथ हम आउटरीच प्रोग्राम शुरू करेंगे। अमेरिकी कॉटन को इम्पोर्ट ड्यूटी से राहत दे दी गई है, जो कि भारत के कपास किसानों के लिए एक बड़ा झटका बताया जा रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जाने वाले हैं और उससे पहले जापान जा रहे हैं। तो ये तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं भारत सरकार की किस तरह की तैयारियों की तरफ इशारा करती है, हमें लेकर पहुंचा है info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल शेयर कर सकते हैं। देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।